नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। दोस्तों, भारतीय संविधान में आज हम भाग 1 पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दोस्तों, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से मतलब ये है कि भारतीय राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक विस्तृत है, जहाँ पर भारत के नियम लगेंगे। ठीक है। भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं, मतलब 4 अनुच्छेद रखे गए हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इन 4 अनुच्छेद में संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम अनुच्छेद 1 पर डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 1 में सबसे पहली बात ये कही गई है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। भारत जो है, कहने का मतलब ये है, भारत जो है राज्यों का समूह नहीं है, ये एक राज्यों का संघ, यूनियन है। ये व्यवस्था 2 बातों पर निर्भर करती है दोस्तों। एक तो देश का नाम क्या है और दूसरी उसकी राज्य पद्धति क्या है। तो दोस्तों, देश के नाम पर यदि हम डिस्कस करें तो देश का नाम जो है संविधान सभा ने भारत और इंडिया दोनों ही प्रकार से स्वीकृत किया है। दोस्तों, जब संविधान सभा में ये बहस उठी, कुछ लोगों का मत ये था कि भारत का, देश का जो नाम है प्राचीन काल से चला आ रहा है भारत, वो रख दिया जाए। लेकिन कुछ लोगों का मत ये था कि नहीं, देश का नाम इंडिया होना चाहिए। लेकिन संविधान सभा में एक सहमति बनी और देश का नाम जो था दोनों ही प्रकार से स्वीकृत कर लिया गया, इंडिया और भारत। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज़ भारत। इंडिया यानी कि भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का एक संघ है। पहली बात नाम हो गई। और दूसरी बात जो बताती है वो है राज्य पद्धति। जो आर्टिकल जो बता रहा है, दूसरी बात वो है राज्य पद्धति। राज्य पद्धति से मतलब ये है कि भारत राज्यों का समूह नहीं है, ये राज्यों का एक संघ, यूनियन है। यहाँ पर जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते। मतलब जो राज्य, भारत में जो राज्य हैं ये संघ से अलग नहीं हो सकते। इसलिए इसको क्या कहा गया है, ये राज्यों का समूह नहीं है, बल्कि ये एक राज्यों का संघ, यूनियन है। तो दूसरी बात यहाँ पर ये क्लियर हो गई। दोस्तों, 3 प्रकार की कंट्री होती हैं। एक होती है कन्फेडरल, दूसरा होता है फेडरल और तीसरा होता है यूनियन। तो दोस्तों, कन्फेडरल क्या होता है? कन्फेडरल में कोई भी राज्य अपने देश से आसानी से अलग हो सकता है, जिसको हम कन्फेडरल कहते हैं। और दूसरी प्रकार की कंट्री क्या होती है? फेडरल। फेडरल को हिंदी में कहते हैं संघ और कन्फेडरल को कहते हैं परिसंघ। तो फेडरल को हिंदी में संघ कहते हैं, लेकिन फेडरल में होता क्या है, कोई भी राज्य अपने संघ से अलग हो सकता है। मतलब कन्फेडरल का एक विस्तृत रूप है फेडरल, मजबूत रूप है फेडरल। यहाँ पर राज्य आसानी से अलग नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कारण बताकर वो अपने संघ से अलग हो सकता है। जैसे एक अमेरिका का उदाहरण लेते हैं। अमेरिका क्या है? एक फेडरल कंट्री है। यहाँ के राज्य जो हैं संघ से अलग हो सकते हैं। और तीसरे प्रकार का होता है कंट्री जो है वो यूनियन है। तीसरे प्रकार का कंट्री यूनियन है, जिसको हिंदी में संघ कहते हैं। देखो, फेडरल को भी संघ कहते हैं, लेकिन यूनियन को भी हिंदी में संघ कहते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है वो मैं बता रहा हूँ। फेडरल में कोई भी राज्य अपने देश से या संघ से अलग हो सकता है, लेकिन यूनियन में क्या होता है, यूनियन में कोई भी राज्य अपने संघ से अलग नहीं हो सकता। यूनियन में कोई भी राज्य अपने संघ से अलग नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहा गया है कि हमारा देश जो है, इंडिया यानी भारत, राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का एक संघ, यूनियन है। समझ रहे हो? तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत क्या है, भारत क्या है? समूह है, एक ऑप्शन ये दिया जाएगा, दूसरा परिसंघ है, और तीसरा दिया जाएगा फेडरल है, और चौथा दिया जाएगा यूनियन है। तो हमको क्या लगाना है?
यूनियन, क्योंकि भारत एक यूनियन है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों का संघ यूनियन कहा गया है, भारत को राज्यों का समूह क्यों नहीं कहा गया। ठीक है, तो इसका उत्तर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार ये है कि हमारा जो राज्यों का संघ है ये कोई राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, मतलब एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। और दूसरा ये है कि हमारे संघ में जो राज्य सम्मिलित हैं, संघ शासित क्षेत्र सम्मिलित हैं, इनको हमारे संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। मतलब कोई भी राज्य हमारे संघ से अलग नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे देश को, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 1 में दूसरी बात क्या कही गई है? दूसरी बात ये है कि भारत में जो क्षेत्र होंगे उनकी 3 श्रेणियाँ होंगी। पहली श्रेणी जो होगी राज्यों के क्षेत्र, इसके अंतर्गत राज्य या स्टेट रखे जाएंगे। ये वर्तमान में 28 है। मतलब पहली जो श्रेणी है वो राज्यों के क्षेत्र है। राज्यों के क्षेत्र में राज्य या स्टेट रखे जाते हैं, ये वर्तमान में 28 हैं। और दूसरी श्रेणी जो होगी ये संघ क्षेत्र की श्रेणी होगी। इसके अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र रखे जाएंगे, मतलब इसके अंतर्गत जो है यूनियन टेरिटरीज को रखा जाएगा। ये वर्तमान में 8 हैं। और तीसरी श्रेणी जो है वो है अर्जित क्षेत्र। दोस्तों, अर्जित क्षेत्र से मतलब ये है कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा विदेशी क्षेत्र जो भविष्य में भारत में भारतीय संघ में मिलना चाहे तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? अर्जित क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाएगा। तो अनुच्छेद 1 में दूसरी बात क्या कही गई है कि भारत में जो क्षेत्र होंगे उनकी 3 श्रेणियाँ होंगी। पहली राज्यों के क्षेत्र, और दूसरी जो है संघ क्षेत्र, और तीसरी जो होगी अर्जित क्षेत्र की श्रेणी होगी। राज्यों के क्षेत्र में मतलब कि हमारे राज्य आएंगे, और संघ क्षेत्र में हमारे केंद्र शासित प्रदेश रखे जाएंगे, और अर्जित क्षेत्र में वह क्षेत्र, वह विदेशी क्षेत्र जो यदि भारत में मिलना चाहे, भारतीय संघ में मिलना चाहे तो वो अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। अच्छा दोस्तों, कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनका नाम क्या है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, इसके लिए आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में तीसरी बात ये कही गई है कि राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को पहली अनुसूची में रखा गया है। मतलब कि यदि आप ये जानना चाहते हैं कि राज्यों, कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से संघ क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको अनुसूची शेड्यूल में जाना पड़ेगी। वहाँ पर आपको राज्यों के नाम और कौन सा राज्य है और कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं ये आपको अनुसूची 1 में मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 1 में क्या क्या है? पहला जो है, भारत राज्यों का एक संघ है। भारत जो है राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और दूसरी बात क्या है? भारत में जो क्षेत्र हैं, भारतीय जो क्षेत्र हैं, उनकी 3 श्रेणियाँ होंगी। पहली राज्यों का क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र, और तीसरा अर्जित क्षेत्र। और तीसरी बात क्या कही गई है इसमें? तीसरी ये है कि भारत में जो राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को पहली अनुसूची में रखा गया है। चलिए दोस्तों, अब हम अनुच्छेद 2 पर डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? दोस्तों, इसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा, मतलब कि संसद विधि बनाकर या ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। मतलब कि अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह भारतीय संघ में विदेशी राज्यों या विदेशी क्षेत्र को या विदेशी भूभाग को भारतीय संघ में मिला सकती है। लेकिन कैसे मिलाएगी संसद? विधि बनाकर या ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे। दोस्तों, समझने के लिए हम आपको बता दें कि भारत क्या है।
भारत राज्यों का एक संघ है। ये चीज़ अभी हमने अनुच्छेद 1 में डिस्कस की है। और भारतीय संघ में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 2 यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसे विदेशी क्षेत्र या ऐसे विदेशी राज्य जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं वो भारत में शामिल हो सकते हैं। मतलब कि संसद उनको भारतीय संघ में मिला सकती है। किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। मान लीजिए यहाँ पर कोई क्षेत्र है, कोई राज्य है, वो यदि भारतीय संघ में मिलना चाहे, मतलब कि हमारे देश में मिलना चाहे तो वो मिल सकता है और संसद उनको, उस राज्य को या क्षेत्र को भारतीय संघ में मिला सकती है जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। तो समझ में आया कुछ? अनुच्छेद 2 ये कह रहा है कि वह क्षेत्र जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं और जो विदेशी क्षेत्र हैं, विदेशी राज्य हैं, वो यदि भारत में मिलना चाहें तो वो मिल सकते हैं। और भारत में इनको मिलाने की जो शक्ति प्रदान की गई है वो संसद को प्रदान की गई है, संसद को प्रदान की गई है। और इसके तहत अनुच्छेद 2 के तहत संसद को 2 शक्तियां प्रदान की गई हैं। पहली शक्ति जो है नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करने की शक्ति, और दूसरी शक्ति जो प्रदान की गई है नए राज्यों का गठन करने की शक्ति। जो मतलब कि 2 जो शक्तियां हैं, नए राज्यों का भारत के संघ में प्रवेश और दूसरी नए राज्यों का गठन करने की जो शक्तियां हैं, ये किस पर लागू होंगी? जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं। अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं उनको संसद अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में मिला सकती है, विदेशी क्षेत्रों को। ये चीज़ यहाँ पर आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। दोस्तों, उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था 16 मई 1975 को। दोस्तों, होता क्या है कि सिक्किम के ऊपर तिब्बत है और इस तिब्बत पर चीन ने 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। और यहाँ पर तिब्बत के लोगों को चीन ने इतना कूचा कि कुछ लोगों को इधर भेज दिया, कुछ लोगों को इधर भेज दिया और कुछ लोगों को इधर भेज दिया। तो सिक्किम मतलब कि तिब्बत के लोगों को स्वतंत्र होने की मतलब कोई मांग उठती ही नहीं कि वो स्वतंत्र मतलब कि राज्य बने। तो यहाँ पर इसी बीच होता क्या है कि सिक्किम को लगा कि चीन यदि हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा तो ये तो गलत होगा। तो सिक्किम ने क्या कहा? सिक्किम ने सोचा कि हम भारत में मिल जाते हैं। सिक्किम के लोगों ने सोचा कि अब हम भारत में मिल जाते हैं, नहीं तो ये चीन हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो सिक्किम ने ये सोचा और भारत सरकार से कहा कि हम आप में मिल जाते हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि हमारे कुछ लोगों को यहाँ पंजाब भेज दें, कुछ को राजस्थान और कुछ लोगों को यहाँ महाराष्ट्र में भेज दें। तो भारत सरकार ने कहा नहीं, हम वसुधैव कुटुंब के मतलब कि रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको वो सब अधिकार दिए जाएंगे जो भारतीय संघ के जो भारत में सम्मिलित सभी राज्यों को दिए जाते हैं, वो सभी अधिकार आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार 1974 में 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को सहराज्य बनाया गया और इसके लिए एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का ए जोड़ा गया जो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 1 साल बाद सिक्किम को लगा कि भारत बिल्कुल हमारे लिए ठीक है। तो उसको 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दे दिया गया। मतलब कि अब जो सिक्किम जो था
भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन चुका था। मतलब कि 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बन चुका था और ये काम 36वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि भारतीय संघ में विदेशी राज्यों को या विदेशी क्षेत्रों को मिला लो। किस प्रकार? विधि बनाकर या कोई शर्तों पर या कोई निर्बंधों पर, जो मतलब कि संसद ठीक समझे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अनुच्छेद 2 में क्या है। दोस्तों अब अनुच्छेद 3 पर डिस्कस करते हैं। इसमें क्या प्रावधान है, इसमें क्या कहा गया है। दोस्तों इसमें कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारतीय संघ के किसी भी राज्य के नाम, सीमा एवं क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। मतलब कि यहाँ पर अनुच्छेद 3 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह भारतीय संघ में सम्मिलित किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों वह मतलब कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, 2 राज्यों को मिलाकर एक बना सकती है और एक राज्य को तोड़कर 2 भागों में बांटकर 2 राज्य भी बना सकती है। मतलब कि राज्यों का पुनर्गठन संबंधी जो भी काम है संसद कर सकती है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया 9 नवंबर सन 2000 को। और बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया 15 नवंबर सन 2000 को। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया 2 जून सन 2014 को। तो ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल थे जो संसद ने अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके इनको मतलब कि इन राज्यों का पुनर्गठन किया है। और दोस्तों संसद भारतीय संघ में जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं उनके नामों में भी परिवर्तन कर सकती है। जैसे पहले उत्तर प्रदेश का जो नाम था संयुक्त प्रांत था, तो संयुक्त प्रांत से उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। ऐसे ही ओडिशा का पहले नाम उड़ीसा हुआ करता था, तो उसका उड़ीसा से नाम बदलकर ओडिशा रख दिया गया। तो ये काम संसद मतलब कि अनुच्छेद 3 के तहत 3 का प्रयोग करके वो कर सकती, संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन उन्हीं राज्यों में परिवर्तन कर सकती है जो भारतीय संघ के हिस्से हैं। हमारे भारतीय संघ में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं अभी वर्तमान में। दोस्तों अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख है। मतलब कि संसद जब अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, मतलब भारतीय संघ में जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं उनके सीमा से संबंधित या क्षेत्र से संबंधित या नाम से संबंधित कोई भी परिवर्तन करेगी तो उसको 2 शर्तों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहली जो शर्त है वो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से मतलब कि आप ये काम कर सकते हो। मान लीजिए कि आप किसी राज्य को 2 भागों में बांटना चाहते हैं, मतलब संसद किसी राज्य को 2 भागों में बांटना चाहती है, ठीक है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोई विधेयक या कानून लाना पड़ेगी। तो वो क्या लाएगी? उस राज्य से संबंधित एक विधेयक लाएगी। तो उस विधेयक को सबसे पहले वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के लिए भेजेगी, ठीक है। जैसे ही राष्ट्रपति के पास वो विधेयक पहुंचेगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल में पेश करेगा। दोस्तों राष्ट्रपति इस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल में क्यों पेश करेगा? दोस्तों उस राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए, अर्थात संसद जिस राज्य को 2 भागों में बांटना चाहती है, राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल में इस विधेयक को पेश करेगा उस राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए। लेकिन यह मत एक निश्चित समय सीमा के अंदर
उस राज्य के द्वारा दिया जाना चाहिए, अन्यथा संसद यहाँ पर आगे की कार्यवाही कर सकती है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि मान लीजिए कि उस राज्य के विधानमंडल का मत एक निश्चित समय सीमा के अंदर दे दिया जाए और उसमें ये कहा जाए कि हम अपने राज्य को 2 भागों में नहीं बांटना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में संसद क्या करेगी? तो दोस्तों यहाँ पर संसद या राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उस राज्य के विधानमंडल का मत माने ही। कहने का मतलब ये है कि संसद जो है राज्य की अनुमति के बिना ही उस राज्य में परिवर्तन कर सकती है, चाहे वो राज्य अनुमति दे या ना दे। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर ये होगा कि भारतीय संघ में जो राज्य सम्मिलित हैं, अर्थात जो राज्य सरकार है वो हमारे संघ को समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है। और अभी हमने अनुच्छेद 3 में ये डिस्कस किया कि संसद भारतीय संघ में जो राज्य सम्मिलित हैं उन राज्यों की अनुमति के बिना ही उनमें परिवर्तन कर सकती है, उन राज्यों को तोड़ सकती है, चाहे वो राज्य अनुमति दें या ना दें। तो दोस्तों हमारे संविधान ने यहाँ पर क्षेत्रीय एकता एवं राज्यों के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी है। हमारा जो संघ है, अविभाज्य संघ है, इसमें जो राज्य बटे हुए हैं, जो विभक्त राज्य हैं, इनको हमारे संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, मतलब ये स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए हमारे देश को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। लेकिन अमेरिका क्या है? अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, क्योंकि अमेरिकी संघ में जो राज्य सम्मिलित हैं उन सभी राज्यों का अपना अपना संविधान अलग है, अपना अपने जो झंडे हैं वो सब अलग हैं। और यदि अमेरिका उन राज्यों में नाम से संबंधित, सीमा से संबंधित या क्षेत्र से संबंधित यदि कोई परिवर्तन करना चाहे तो उन राज्यों की अनुमति के बिना वो परिवर्तन नहीं कर सकती, ठीक है। और इसीलिए अमेरिकी संविधान ने वहाँ की क्षेत्रीय एकता एवं राज्य के अस्तित्व को गारंटी दी है। तो दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ क्यों कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब अनुच्छेद 4 पर डिस्कस करते हैं, इसमें क्या प्रावधान है, इसमें क्या कहा गया है। दोस्तों इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, मतलब भारतीय संघ में किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या फिर संसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, मतलब भारतीय संघ में जो राज्य सम्मिलित हैं उनमें कोई परिवर्तन करेगी, तो संसद ये दोनों काम साधारण बहुमत एवं साधारण विधायी प्रक्रिया के माध्यम से कर सकती है। इसके लिए संसद को विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं है। और अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तो इसको संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा 368 के तहत, क्योंकि 368 के बाहर रखे गए हैं अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3। दोस्तों अनुच्छेद 4 में एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, मतलब वो भारतीय संघ में किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या फिर अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, वो भारतीय संघ में सम्मिलित किसी राज्य के सीमा एवं क्षेत्र में परिवर्तन करेगी, तो संसद को अनुसूची 1 में भी परिवर्तन करना पड़ेगी, क्योंकि अनुसूची 1 में ही तो भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेश मतलब कि रखे गए हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें कोई चेंजेस होगा, तो इसलिए अनुसूची 1 में भी
संसद को परिवर्तन करना पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि अनुच्छेद 4 में क्या क्या प्रावधान है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऊपर छूट गया था, ये बैरूबरी यूनियन केस। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या संसद अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय राज्य के किसी क्षेत्र को समाप्त करके क्या वह किसी अन्य देश को दे सकती है? क्या यह शक्ति संसद के पास है? दोस्तों ऐसा ही एक मामला था बैरूबाड़ी यूनियन केस। दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि भारतीय राज्य के किसी क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान को देने की बात चल रही थी। दोस्तों आपको बता दें 1947 में सीरिया रेड क्लिफ लाइन के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो इधर पूर्वी पाकिस्तान था और यहाँ पश्चिम बंगाल में बैरूबाड़ी एक जगह थी और इस बैरूबाड़ी क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान को देने की बात चल रही थी। लेकिन अनुच्छेद 3 में सिर्फ ये है कि भारतीय संघ में जो राज्य सम्मिलित हैं, संसद अनुच्छेद 3 के तहत उन्हीं में परिवर्तन कर सकती है। मतलब वो चाहे तो मध्य प्रदेश के किसी हिस्से को समाप्त करके छत्तीसगढ़ को दे सकती है और या फिर आंध्र प्रदेश के किसी क्षेत्र को समाप्त करके तेलंगाना को दे सकती है। लेकिन वह किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त करके किसी अन्य देश को नहीं दे सकती। यहाँ पर संसद को यह शक्ति प्रदान नहीं की गई है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आप ये करना चाहते हैं, भारतीय राज्य के किसी क्षेत्र को अन्य देश को देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार 1960 में नौवां संविधान संशोधन करके बैरूबाड़ी जो जगह थी, इस जगह को पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया। दोस्तों अब ये सीमा निर्धारण विवाद क्या है? दोस्तों यदि भारत का किसी देश के साथ सीमा निर्धारण संबंधी यदि कोई विवाद है, तो उसके लिए 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भारत का यदि किसी देश के साथ सीमा निर्धारण संबंधी यदि कोई विवाद है, तो उसके लिए मतलब उस विवाद को हल करने के लिए संसद साधारण बहुमत से विधेयक पारित कर सकती है। इसके लिए 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसमें भारतीय राज्य के किसी क्षेत्र को अन्य देश को सौंपने की बात की गई है। तो दोस्तों ये सीमा निर्धारण संबंधी विवाद जो सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में ये कहा था। दोस्तों बैरूबाड़ी यूनियन केस जो था, उसी तरह भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि विवाद था। दोस्तों इसमें क्या था कि भारत के पास 111 एन्क्लेव्स थे जो कि भारत को बांग्लादेश को हस्तांतरित करना थी, और वैसे ही बांग्लादेश के पास 51 एन्क्लेव्स ऐसे थे जिनको बांग्लादेश को भारत को हस्तांतरित करना थी। तो दोस्तों इन मतलब कि भूमि विवाद को हल करने के लिए भारत सरकार ने मतलब हमारी संसद ने 2015 में 100वां संविधान संशोधन किया और इन क्षेत्रों को मतलब कि जो भारत के पास 111 जो क्षेत्र थे वो भारत ने बांग्लादेश को दे दी, और बांग्लादेश के पास जो 51 एन्क्लेव्स थे वो बांग्लादेश ने भारत को दे दी। तो इस प्रकार ये 100वां संविधान संशोधन करके 2015 में ये भारत एवं बांग्लादेश भूमि विवाद को हल कर दिया गया। दोस्तों हमने संविधान के भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद पढ़े, तो उन 4 अनुच्छेदों का जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 1 में ये कहा गया था कि भारत राज्यों का एक संघ है अर्थात यूनियन है। दूसरे अनुच्छेद में ये कहा गया था कि मतलब कि भारतीय संघ में विदेशी राज्यों को मिलाया जा सकता है, और अनुच्छेद 3 में ये कहा गया था कि भारतीय संघ में जो राज्य सम्मिलित हैं उनमें संसद कोई भी परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है
कि जब संसद जब अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तो उसको 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, और यह काम वो साधारण बहुमत एवं साधारण विधायी प्रक्रिया के माध्यम से कर सकती है। तो दोस्तों, हमने अभी भारतीय संविधान के भाग 1 को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब हम अगले वीडियो में केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव ये पढ़ेंगे। इसके बाद में हम राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 था उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।